हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंप्लीट सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो इस कोर्स में हम कंप्लीटली अपना केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज मॉलिक्यूल, कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है। सो क्वेश्चन वन अराइजेस व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीशीज। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं जैसे कि H2, वाटर, P4 ऐसे। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। सो अगर हमें मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम existing together is one species and having characteristic properties. सो हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल एक ऐसा क्या है, मॉलिक्यूल में हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक साथ एज अ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर अपने यहाँ पे देखें एग्जांपल हम ले लेते हैं H2। सो H2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स है, वो एक एज अ स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसकी अपनी क्या है प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हमारे पास P4 है, P4 एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें चार फॉस्फोरस एटम्स इस तरह से लिंक है और एक स्पीशीज बना रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली एसिड है। इसके अलावा भी हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसमें हमारे पास कुछ हमने एग्जांपल्स दे रखी है मॉलिक्यूल्स की। सो हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये मॉलिक्यूल बना क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी। सो हम देख लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं। सो क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमने ये तो देखा कि हमारे मॉलिक्यूल्स बने कहाँ से, एटम से। बट क्वेश्चन आता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना तो है बट क्या जरूरत थी कि इन एटम्स को कंबाइन करके एक स्पीशीज बनानी पड़ी जिस स्पीशीज को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ ही जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो H2 है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं H3 की, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कुछ ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों है, सिर्फ H ने एक H एटम के साथ कंबाइन करके H2 ही क्यों बनाया, तीन H कंबाइन करके H3 क्यों नहीं बने। थर्ड क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डू सर्टेन एलिमेंट्स कंबाइन एंड अदर्स डू नॉट। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कुछ एलिमेंट्स तो हमारे पास कंबाइन करते हैं बट कुछ एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगेन हम कहेंगे कि जो हमारा H2 है ये तो एग्जिस्ट करता है, मींस दो हाइड्रोजन एटम अटैच करके H2 तो बना रहे हैं, बट हमने कभी भी हीलियम 2 नहीं देखा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ऐसा क्या है कि हमारे पास H2 तो एग्जिस्ट किया बट हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं किया। एंड द नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मॉलिक्यूल पोजेसेस डेफिनेट शेप। अब हमारे पास क्या है, एटम्स कंबाइन कर गए, कुछ पॉसिबल थे वो कॉम्बिनेशंस बन गए। अब उन जो कॉम्बिनेशंस हैं उनकी हमारे पास कुछ एक सर्टेन शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। सो ऐसा क्यों है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो हमारे पास वाटर जो है इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो ऐसा क्यों है कि जो वाटर है उसकी शेप टेट्राहेड्रल ही क्यों है। सिमिलरली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप है दैट इज लीनियर। सो ऐसा क्यों है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी शेप लीनियर ही क्यों है। सो व्हाई डू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है हम अपने आने वाली सीरीज में वन बाय वन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में से जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो क्यों कंबाइन करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ये थ्योरी ने दिया था दैट इज कॉसल एंड लुइस। ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, कॉसल एंड लुइस थ्योरी। अब कॉसल एंड लुइस ने हमारे पास क्या थी, एक थ्योरी दी थी। जो कॉसल एंड लुइस की थ्योरी थी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे बेस्ड थी। तो इस थ्योरी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो जो इन्होंने थ्योरी दी थी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। So basically why electronic theory, because it is based on electronic concept.
इसी वजह से हम इस थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब बेसिकली क्या डिफरेंस था हमारे पास जो कॉसेल और लुईस की अप्रोच थी? तो जो कॉसेल की अप्रोच थी, इट इज लिमिटेड टू ओनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो हमारे पास लुईस की जो अप्रोच थी या लुईस की जो फील्ड थी, इट इज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहती क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। इस थ्योरी में हमारे पास क्या आया? इस थ्योरी का जो बेस था वो देखा गया कि नोबल गैसेस की स्टडी को जब देखा गया, हमारे पास जब नोबल गैसेस होती हैं, दीज आर इनर्ट इन नेचर। क्यों इनर्ट होती है? क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो ये हमारे पास कुछ नोबल गैसेस गिवन है, सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के हमें पता लग रहा है कि ये जो नोबल गैसेस हैं, इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट है। सो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो हमारे पास क्या है? दे आर केमिकली इनर्ट। ना केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है कि इनका जो ऑक्टेट है या ड्यूप्लेट है वो क्या है? कंप्लीट है। सो दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। हम ड्यूप्लेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हीलियम है, हीलियम के केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। तो उस केस में हमारा क्या है? ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो क्या होती है? स्टेबल होती हैं। सो उनकी जो स्टेबिलिटी का रीजन ही ये है कि उनका जो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट है। सो हमारे पास क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं? उनका जो रीजन है कॉम्बिनेशन का वो यही है कि वो क्या चाहते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं या अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर सके? स्टेबल कर सके। सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? द रीजन इज स्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी डिफरेंट एटम्स कंबाइन। सो इसी से हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। द स्टेटमेंट सेज that the atoms of different element combine with each other in order to complete their respective octets or we can say duplet, okay, to attain stable nearest noble gas configuration. सो हमने क्या कहा कि हमारे जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका रीजन क्या है कॉम्बिनेशन का? सिंपल, कि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर बन जाए टू द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, दैट इज कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके या फिर उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो तो हमें पता लग गया कि एटम्स कंबाइन करेंगे, बट अब क्वेश्चन आता है कि ये एटम्स कंबाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर द मोड्स थ्रू व्हिच डिफरेंट एटम्स कैन कंबाइन एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल? सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ डू एटम्स कंबाइन? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो हमारे पास जब एटम्स कंबाइन करते हैं वो बनते हैं। वन इज द आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर हमारे पास दो टाइप का होता है, वन इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द लास्ट वन इज द मेटालिक बॉन्ड। सो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दे रखे हैं जो हमारे पास बनते हैं जब एटम्स कंबाइन करते हैं। तो हम वन बाय वन हर टाइप के बॉन्ड को स्टडी करेंगे। so इसमें जो सबसे पहला हमें बॉन्ड देखने को मिल रहा है दैट इज आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है, किस टाइप के एटम्स चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। सो बिफोर स्टडिंग आयनिक बॉन्ड हमारे पास कुछ सिंपल टर्म्स है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास आयंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आयंस है वो होते क्या है, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास इन्वॉल्व क्या हो रहा है? आयंस। सो आयंस क्या होते हैं? दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बियरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है। सो वी कैन से आयंस आर atoms
और मॉलिक्यूल्स bearing इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो जिस भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, आयन कह सकते हैं। अब हमारे पास चार्ज तो किसी भी टाइप का हो सकता है वो एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो। सो इसी के बेसिस पे जो हमारे आयन्स होते हैं इनको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कैटायन एंड द अनदर वन इज एनायन। अब हमारे पास कैटायन और एनायन क्या है, हम इनको देख लेते हैं। सो कैटायन हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्पीशीज के ऊपर जब हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सो वी कैन से दिस इज पॉजिटिव आयन। और एनायन क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी स्पीशीज के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव आयन। सो हम कहेंगे अब पॉजिटिव आयन कब आएगा, जब हमारे पास जो न्यूट्रल स्पीशीज है, व्हेन न्यूट्रल स्पीशीज लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, व्हेन न्यूट्रल स्पीशीज गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास एनायन कब बनेगा, जब वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, एनायन। सो इस तरह से हमारे पास कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। ये जो कैटायन और एनायन जो आयंस बने हैं, इन आयंस के बीच में हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। सो हमारे पास अगर हम आयनिक बॉन्ड कहें, सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द constituent ions they are held together by ionic bonds. So compound formed by these ions are called ionic compounds. So अब हमारे पास ये ions बन गए। So the compounds formed by these ions, कौन से ions, हमारे पास कैटायन और एनायन, is called ionic compound. तो आयनिक कंपाउंड हमें पता लग गया कि हमारे पास ये जो आयंस हैं जब ये आपस में जुड़ेंगे तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। सो ये तो हमने देख लिया कि आयनिक कंपाउंड क्या है। अब हमने क्या देखा, आयनिक बॉन्डिंग में हमें आयन का मतलब समझ आ गया, हमें ये पता लग गया कि जब डिफरेंट आयंस कंबाइन करेंगे आयनिक कंपाउंड बनेगा। सो अब हमारे पास आता है कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या चीज है, आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली, अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे पास अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में है। मींस अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये A पॉजिटिव है और ये B नेगेटिव है, सो ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। सो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ions is called ionic bond. सो अब हमारे पास क्या है कि हमें ये तो पता लग गया कि हमारे पास अपोजिटली चार्ज आयंस आएंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बट क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड हमारे पास हमेशा दो जो एलिमेंट्स है, जो अगर हम बाइनरी आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, बाइनरी मींस उसमें दो एलिमेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व है। सो बाइनरी आयनिक बॉन्ड के हम बात करेंगे, सो इसमें दो एलिमेंट्स होंगे। कौन से दो एलिमेंट्स होंगे, वन इज मेटल and the another one is non-metal. So metal से हमारा क्या मतलब है कि जो उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। सो अब हमें चाहिए कि हमें जब भी किसी भी स्पीशीज में से हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उस टाइम पे हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करें। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम एनर्जी को मिनिमम प्रोवाइड करेंगे उस टाइम पे
हमारे पास क्या होगा, जो फॉर्मेशन है जो इसकी कैटायन की वो इजी हो जाएगी। सो हम चाहते हैं कि जो मेटल है उसकी क्या हो, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो हमारे पास नॉन मेटल है उसमें क्या होगा, नॉन मेटल मींस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। सो जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उस टाइम पे हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए ना, उस स्पीशीज की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो जब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो हमने क्या कहा, आयनिक बॉन्ड दो स्पीशीज से बनेगा। एक हमारे पास मेटल होनी चाहिए, मींस मेटल क्या होगी, जो हमारे पास क्या बनाएगी, कैटायन बनाएगी। कैटायन हमने पीछे ही पढ़ा क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक नॉन मेटल होनी चाहिए जो हमारे पास क्या बनाएगी, एनायन बनाएगी। और इनके बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ये एक मोड है किसका, मॉलिक्यूल बनने का, कि किस तरह से हमारे पास एटम्स कंबाइन करते हैं। सो हम इसके थ्रू एक एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की। हम एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखें कि इसमें जो स्पीशीज होती है ये कैसे एग्जिस्ट करती है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो Na पॉजिटिव है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सो Na पॉजिटिव का मतलब है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसकी क्या हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव की होती है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सो दिस इज Cl नॉट Cl नेगेटिव। सो अगर हम Cl नेगेटिव के बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो इट इज 3p6। अगर अब हम देखें कि इस केस में हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है और इस केस में भी हमारे पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्यों बने, सबसे पहले आयंस क्यों बने, क्योंकि उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही है। अब क्या होंगे, ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में हमारे पास क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम इज अल्कली मेटल। सो अल्कली मेटल्स की हमारे पास क्या होती है, जनरली लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और जो हमारे पास क्लोरीन है वो क्या है, हेलोजन है। सो हेलोजन मींस ग्रुप 17। सो इनकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मींस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है। सो इस टाइप के जब भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, दैट इज अल्कली मेटल्स और हेलोजन, उसमें हमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वो ये फैक्टर्स जो है कि फेवर कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को। सो अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट मोड ऑफ फॉर्मेशन देखा कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है, कौन से फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को। सो नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन चुका है तो उस कंपाउंड की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।